ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अब ओ लेवल के नए मॉड्यूल की, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो सिस्टम होता है इसके कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए, कैसे कैसे चेंजेस को एक जनरेशन में चेंज कर दिया गया। मीन्स कि इस चेंजेस ने कहाँ पे कितना बड़ा मोड़ लिया कि इसको एक जनरेशन बोल दिया गया। इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो है M1R5 जिसका नाम है IT टूल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी के टूल्स होते हैं इन सब के बारे में और नेटवर्क्स का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सब को सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर से। जनरेशन हमारी जो कंप्यूटर हमारा है, अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो ये 16th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था और हमारा आज का जो ये मॉडर्न कंप्यूटर ये इसी का एक रिजल्ट है कह सकते हैं। और हमारे जो सिस्टम होते हैं इनमें बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हुए हैं, बहुत ही यूज़फुल चेंजेस हुए हैं इसमें। हमेशा पीढ़ी के बाद हमारे कंप्यूटर का कभी न कभी शेप चेंज रहता है, कभी डिज़ाइन चेंज हो जाता है, कभी इसके वर्क प्रोसेसिंग की स्पीड चेंज हो जाती है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इस चेंजेस को किसी बड़े लेवल पे कर देने पर एक जनरेशन का नाम दे दिया जाता है। इस जनरेशन में हमारे पास ऐसी 5 जनरेशन हमको मिली। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इन पांचों जनरेशन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ फिक्स चेंजेस आ जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या बदलाव हुआ था, पहले क्या इस्तेमाल होता था। इसके बाद में अगर हम सेकेंड जनरेशन को याद करते हैं तब हमें याद आने लगता है कि हाँ, हमने फर्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ को डेवलप किया या कौन सी चीज़ को रिप्लेस करके हम लोग सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ करने लग गए। ऐसे ही करके हम अपनी फिफ्थ जनरेशन तक बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे ये टाइम पीरियड कहीं कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे भी माना गया है। जैसे 1946 से 1959 के बीच का टाइम पीरियड, ये एक लगभग का टाइम आप कह सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको 1956 तक का टाइम मिल जाएगा, कहीं कहीं 1940 से स्टार्टिंग मानी जाएगी। तो टाइम ड्यूरेशन इसका फिक्स नहीं, ना ही कभी आपसे टाइम ड्यूरेशन का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो इस पीढ़ी में हमारी जो पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर की, इसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक बहुत ही नाजुक सा कांच का एक ऐसी कांच की मशीन थी जिससे गैस को निकाल करके वैक्यूम बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के, इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोड होते थे और इस तरह से इसमें एक स्विच या एक एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता था जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करता था। ये बढ़ा भी सकता था और उन सिग्नल्स को घटा भी सकता था। इस तरह से वैक्यूम ट्यूब का यूज़ जो है हमारे जो काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है, उसके साथ साथ और भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और भी बहुत सारे हमारे स्टोरेज डेटा को स्टोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हम फर्स्ट जनरेशन में करते रहे। फर्स्ट जनरेशन के हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जिसमें से हमारा पहला है ENIAC, ADVAC, UNIVAC या IBM 701, IBM 650। ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ADVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सब हमारे कंप्यूटर के नाम है जो कि फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारे टाइप्स के इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पहले भी कई सारे तरीक़ों के हमारे पास सिस्टम थे जो अलग अलग टाइप का वर्क कंट्रोल करते थे या परफॉर्म करते थे। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा ENIAC था जिसको जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाने में जे प्रेस्पर एकर्ट का साथ दिया था जॉन विलियम मॉशली ने। इसको पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, मीन्स कि पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था। वहाँ पर रह करके इन लोगों ने इस सिस्टम को डेवलप किया था।
ये लगभग 30 से 50 फीट लंबा था, जिसका अगर हम वेट की बात करें तो ये लगभग 30 टन का था। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब और 70,000 रजिस्टर, इसके अलावा 10,000 कैपेसिटर एंड 150,000 वॉट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि ये साइज़ में बहुत ही बड़ा होने वाला था। ये साइज़ में बड़ा भी था, भारी भी था। इसको रखने के लिए लगभग एक बड़े कमरे की जगह जैसी ज़रूरत पड़ जाती थी। और ये जब इतना बड़े थे तो गर्मी भी इनसे बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती थी। इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कमरे हुआ करते थे उनको एयर कंडीशनर रखना बहुत ही ज़रूरी था। एसी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। हाइड्रोजन बम के जो बनाने के लिए हमारे पास जो सेकेंड हमारा वर्ल्ड वार हुआ था उसमें हमारे एनिएक का सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। हमारे एनिएक ने सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा जो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया था उसकी काउंटिंग के लिए या उसकी प्रिपरेशन के लिए कह सकते हैं, उसको कैसे फॉर्म किया गया उस सब की तैयारी के लिए सबसे पहले एनिएक कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके से इस्तेमाल में आने लग गया। इसके बाद में फिर इसका यूज़ मौसम विभाग वालों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमारे स्पेसशिप में अगर किसी मौसम की जानकारी चाहिए होती थी तब इसका इस्तेमाल किया जाने लग गया। बहुत से हमारे साइंटिस्ट ने अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद और इसकी स्पीड ही बहुत स्पीड जो है काफ़ी कम थी। काफ़ी कम होने के बाद इसका जो यूज़ है इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था या फिर समय से ये हमारी हेल्प नहीं कर पाता था, इसलिए इसका इस्तेमाल जल्दी ही बंद कर दिया गया। इसको यूज़ करना बहुत ही कम समय यूज़ किया गया, उसके बाद इसका यूज़ करना बंद कर दिया गया। इसके बाद में जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन विलियम मॉचली, इन दोनों ने 1946 में मीन्स टाइम ड्यूरेशन को आप इग्नोर कर सकते हैं, इन्होंने एडीवैक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको बनाया। हमारा एनिएक था, अब हमारा आ गया एडीवैक। इसको बनाया। इसको बनाने के बाद में इसमें प्रोग्राम के साथ साथ में हमारा जो डेटा था वो मेमोरी में स्टोर होने लग गया था। इसमें हमारा जो डेटा था या हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो काफ़ी तेज़ प्रोसेसिंग भी कर रहे थे। एंड 1952 के आसपास में एकर्ट एंड मोस्टली ने इन्होंने सबसे पहला हमारा जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर मीन्स यूनिवैक को भी डेवलप कर लिया। अब हमारे पास एनिएक, एडीवैक एंड यूनिवैक भी आ चुका था। एनिएक का इस्तेमाल होना बंद हो चुका था, एडीवैक हमारा इस्तेमाल होता था और अब नए वर्जन में अगर बात करें तो हमारे पास यूनिवैक आ चुका था। हमारी जो ये जनरेशन थी इसमें हमारे कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के लिए हमारी मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम जो है उसका इस्तेमाल हम इनपुट या आउटपुट कराने के लिए हमारे डिवाइसेस से करते थे। मैग्नेटिक टेप के साथ में हमारे पास हमारा ये पेपर टेप ये भी यूज़ हुआ करता था। इसी की हेल्प से हम किसी चीज़ को इनपुट कराते थे या किसी चीज़ का आउटपुट लेते थे। इस तरीके से हमारी फर्स्ट जनरेशन में हम काफ़ी बड़े लेवल में हमें मेहनत करनी पड़ जाती थी हमारे सिस्टम को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा इस जनरेशन में अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, इन दो लैंग्वेज में हमारा सिस्टम वर्क करता था। मशीन लैंग्वेज जो कि केवल 0 एंड 1 पर वर्क करती है इन दो फॉर्म में, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हमारा है ये आपको इसमें बस इतना याद रखने की ज़रूरत है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर ये डिपेंडेंट था। एंड टाइम ड्यूरेशन का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। इसमें डेवलप किए गए आपके जो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स है इनके नाम बताना ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ एनिएक, एडीवैक, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 650। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर्स थे इसमें सबसे पहले तो हमारा जो वैक्यूम ट्यूब हम लोग इस्तेमाल किया करते थे फर्स्ट जनरेशन में, इसको हटा करके इसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लग गया। ट्रांजिस्टर इस हमारे सिस्टम को डेवलप किया था, कह सकते हैं हमारे विलियम शॉकले ने। विलियम शॉकले ने इसको लगभग 1947 के आसपास में डेवलप किया था इसे। ये कंप्यूटर आकार में मीन्स की साइज़ में छोटे थे और इसके अलावा तेज़ भी चलते थे, और साइज़ छोटा होने की वजह से ये सस्ते भी हो गए थे, पहले की तुलना में काफ़ी सस्ते हो गए। और इसके अलावा इनमें बहुत ही कम हीट निकलती थी क्योंकि ये साइज़ में छोटे थे। इस तरह के कंप्यूटर्स पे प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल हो गया था। और कंप्यूटर की इस पीढ़ी का स्पेशली यूज़ जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट,
में किया जाने लग गया। इसमें मेमोरी के लिए हम लोग मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करने लगे। मैग्नेटिक टेप के अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे जनरेशन के जितने भी सिस्टम हमको मिले, जितने भी कंप्यूटर डेवलप किए गए, सब ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हुए। ओके, इसमें हमारे पास अगर बात करें कौन कौन से कंप्यूटर को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो IBM 1620, IBM 1794 एंड CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। इन सभी सिस्टम्स का हम लोगों ने इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन में किया था। अगर हम इसमें लैंग्वेज की बात करें तो हमारी असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन एक्सेट्रा। इन्हीं सभी लैंग्वेज को हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किया। आप इसको चाहें तो डेफिनेशन आपसे कभी कुछ पूछने वाला नहीं है, आपको सिर्फ सिस्टम का पता होना ज़रूरी है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, यही दो चीज़ें पता होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने जो हमारे सिस्टम थे इनको इंटीग्रेटेड सर्किट या जिसे हम IC कहते हैं, इनका इस्तेमाल करके इन्हें यूज़ करने लगे थे। इंटीग्रेटेड सर्किट ये एक बहुत ही टिपिकल चिप होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। IC का हमारे डेवलप या फिर IC को हमारे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी ने बनाया था। इसको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी ने लगभग 1958 के आसपास में डेवलप किया था। इसके अलावा इस जनरेशन के हमारे जो कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम थे वो थे ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक 1108, या इसके अलावा IBM 360 सीरीज़ या हनीवेल 6000 सीरीज़ या PDP यानी पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ऐसी TDC 316। ये सब हमारे जो सिस्टम थे इस जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम थे। इसके अलावा जो हमारी IC थी यानी हमारी जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी, इसके अंदर छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर लगे थे उन्हें सिलिकॉन चिप्स पे लगाया जाता था, जिनको सेमीकंडक्टर कहते थे। इससे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि जो हमारे ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर एंड कैपेसिटर थे ये तीनों एक ही IC में स्टोर थे, तीनों एक ही IC में लगे हुए होते थे। इससे कंप्यूटर का साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया। साइज़ छोटा होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम यूज़ करता था, जिससे हीट भी कम होती थी, और इसके अलावा इसके काम करने की यानी प्रोसेसिंग स्पीड भी जो है काफ़ी तेज़ हो गई थी। इन कंप्यूटर पर एक ही टाइम पे अलग अलग वर्क को करना या अलग अलग प्रोग्राम को एक्सेस करना पॉसिबल था। इस समय जो हमारा सिस्टम था वो हमारे नॉर्मली लगभग सबके पास पहुंचने लग गया था। अब धीरे धीरे आम आदमी भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। अभी तक क्या था, हमारे स्पेशली साइंटिस्ट लोग ही इसका इस्तेमाल किया करते थे, या हमारे जो रिसर्चर्स हुआ करते थे ये लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब इसी आम आदमी के लोग भी इसको इस्तेमाल करने लग गए थे। स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से इन कंप्यूटर्स की जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक पहुंच चुकी थी। मीन्स ये काफ़ी तेज स्पीड में प्रोसेसिंग करने लग गए थे। यहीं से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। इसके अलावा नए नए हाई लेवल लैंग्वेज भी हमारी डेवलप होने लगी, जैसे हमारी जो हमारी बेसिक है, इसके अलावा हमारी जो IC है, इसके कारण हमारा जो कंप्यूटर था ये बहुत ही तेज हो गया था। तो इसके अंदर जो जितने भी प्रोसेस थे वो सब खुद से भी कंट्रोल होने लग गए थे। मीन्स कि हमें हर एक प्रोसेस को हैंडल करना नहीं पड़ता था। हमारे सिस्टम में वो चीज़ फिक्स करने के बाद वो खुद भी अपने अंदर हो रहे प्रोसेस को संभाल सकता था। इस तरह से हमारी जो थर्ड जनरेशन थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कहलाई। ना हम लोग बात करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। फोर्थ जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर्स थे इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके थे। ये हमारे वो कंप्यूटर हैं जो कि प्रेजेंट में भी अभी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, और ये अभी डेवलप हो ही रहे हैं। इनका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट में कर भी रहे हैं, इसके साथ साथ ये डेवलप होते जा रहे हैं। और इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हमारी जो है डेवलप की गई थी। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार था ये इसको 1971 के आसपास मार्शियन ई हफ ने किया था। इसमें भी हमारे इस कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 0 और 1 की कोडिंग की गई लैंग्वेज पर वर्क करते थे। इनको बाइनरी नंबर्स के रूप में हम लोग जानते थे।
इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते थे, इनको हम अपने हाथ पर भी लेकर के वर्क कर सकते थे। इसके अलावा इन कंप्यूटरों को कोशिश किया जा रहा था कि जितना छोटा बनाया जा सके और जितना ही इन्हें तेज प्रोसेसिंग करने वाला बनाया जा सके और सस्ता बनाया जा सके। इन सब डेवलपिंग के लिए हमारे पास जो भी प्रोसेस था वो सब कंटिन्यू हमारे एक्सपर्ट जो है कर ही रहे थे काम। इसके अलावा हम लोगों ने इसी स्टेप में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था माउस को, पेरिफेरल डिवाइसेस एंड जॉयस्टिक एक्सेट्रा को बनाने का काम हम लोग शुरू कर चुके थे। ये सब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने, ऐसी बहुत सारे प्रोसेसिंग को संभालने में एक दूसरे की हेल्प करने लग गए। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे जो हैं सिस्टम के साथ भी कंपलसरी भी हो गए थे और कभी कभी हमारे पर्पस पे डिपेंड करता था कि हमें इनकी ज़रूरत है या नहीं। ये सब मार्केट में अवेलेबल हो चुके थे, इजीली मिलने लग गए थे। इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर की टेक्निक्स पर बेस्ड हमारे सिस्टम को लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया गया। ये एक छोटी सी चिप में बहुत सारे मीन्स की लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर को समेटे हुए चिप हुआ करती थी, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। माइक्रो कंप्यूटर MITS नाम की प्रसिद्ध एक कंपनी ने बनाया था। आज की इस दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आने लग गई हैं, और जिसमें से दो बहुत बड़ी कंपनी जैसे इंटेल एंड AMD। इसके अलावा हाई स्पीड एंड नेटवर्क का हमारे पास जो डेवलप हुआ है, जो इसका विकास हुआ है, जिसे हम लैन या वैन के नाम से जानते हैं, ये सब भी हमारा डेवलपमेंट जो है 4th जनरेशन में आ चुका था। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स MS-DOS, इसका इस्तेमाल हम लोग पहली बार इसी जनरेशन में करने लग गए थे। इसके बाद कुछ ही समय में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करने लग गए, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का काम भी या मल्टीमीडिया का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। इस समय C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी डेवलप होने लगी और इसी जनरेशन में वो डेवलप हो भी चुकी थी, जिससे प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ईजी हो गया था। C लैंग्वेज पर बेस्ड हमारे पास बहुत सारे सिस्टम भी आ गए, और ये जनरेशन ऐसी थी जिसने कंप्यूटर की इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति, या कह सकते हैं कि इस पीढ़ी को चेंज करने में ये जनरेशन हमारी सबसे अलग रही। अभी तक हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते आ रहे थे, इस जनरेशन में हमने बहुत बड़ा चेंजेस कर लिया था। इस तरीके से 4th जनरेशन की अगर कुछ 6th पॉइंट की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर या VLSI, माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जनरेशन हमारी, जो कि 4th जनरेशन है। टाइम ड्यूरेशन इसका लगभग माना जाता है 1971 से 1980 के आसपास तक। इस जनरेशन में ही हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके थे। अब बात करेंगे हम लोग 5th जनरेशन की। 5th जनरेशन मीन्स कि हमारा 1980 से जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ, या 1980 ड्यूरेशन से चलना शुरू हुआ ये जनरेशन। इसके बाद में अभी ये चल ही रहा है। प्रेजेंट टाइम हम लोग 5th जनरेशन पर प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसके अलावा हमारा जो ये कंप्यूटर की हमारी जो ये 5 पीढ़ियाँ थी, इन सब पे अभी तक काम चल ही रहा है। इसमें अभी जो हमारी 5th जनरेशन है, इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये कौन से डायरेक्शन में जाकर के रुकने वाली, मीन्स कि कहाँ पर जाकर के हम 5th जनरेशन का एंड करेंगे, कहाँ से हमारी 6th जनरेशन की बात होना स्टार्ट होगा। अगर हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो ये ULSI पर बेस्ड थे, मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसके अलावा इस जनरेशन के कंप्यूटर में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एफिशिएंसी जो है वो डेवलप हो चुकी थी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर ही काम करते थे, मीन्स AI पर बेस्ड हमारे सिस्टम हमको मिलने लग गए थे। 5th जनरेशन के हमारे जो सिस्टम थे, ये सब खुद से प्रोसेस करना, खुद से सोचने की क्षमता, एफिशिएंसी इसमें लाने की कोशिश की जा रही थी। इस क्षेत्र में काम हो रहा था कि ये सब कुछ करने के लायक हो जाए, और काफ़ी हद तक ये डेवलप भी हो चुका था। जैसे इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए डेवलप हुआ था विंडोज़ कोर्टाना या गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी,
इन सब चीज़ों को आप लोगों ने देखा ही होगा, सुना ही होगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये खुद से काम कर सके, खुद से प्रोसेसिंग कर सके, किसी कमांड को हम अगर दें तो वो बिना हमारी किसी हेल्प के उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, इसके लायक इसको बनाने में काम किया जा रहा था और काफ़ी हद तक ये काम हमारा सक्सेस भी हो चुका था। इसमें हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से इसको बहुत ही ईजी बनाने की कोशिश में काम चल रहा था। एंड ये कंप्यूटर हमारे जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे या नेटवर्क से जुड़े हुए होते थे। ये कंप्यूटर्स हमारी जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वैसे ही बिहेव करके खुद भी काम करने के लायक हो, ऐसा इनको डिज़ाइन किया जा रहा था। जैसे जिसको हम रोबोट कहते हैं, ऐसे ही ये रोबोट भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम ही, इसको भी डेवलप करना ये भी हमारी जनरेशन का ही एक चेंज है। इसके अलावा हमारा जो AI बेस्ड हमारे रोबोट हुआ करते थे, जिसका एग्जांपल आप ने सुना होगा, अभी डेवलप हो चुका था सोफिया ये रोबोट। इस तरीके से हमारी 5th जनरेशन में काफ़ी हद तक हम लोग डेवलप हो चुके थे। इसमें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी C++, जावा, .NET एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी हम लोग करने लग गए थे। अगर हम AI सिस्टम के एग्जांपल की बात करें तो आई होप आप लोगों ने देखी होगी मार्वल आयरन मैन मूवी 2008 की रिलीज, जिसमें टोनी स्टॉक ने JARVIS या फिर फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बनाया था। उसमें क्या होता था कि हमारा जो आयरन मैन है वो बात कर सकता था, या फिर हमारी जो एप्पल सीरी है वो भी बिल्कुल वैसे ही, वो भी बात कर सकती है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे काम, जैसे कि हम इंसानों की तरह बात करना, एनालिसिस करना, सिमुलेशन करना, कॉपी करना, किसी चीज़ को अपलोड करना, हैकिंग करना, इसके साथ आयरन मैन के सूट और डिफेंस सिस्टम का यूज़ भी इन सब में शामिल है। फिलहाल के लिए ये सब एक एग्जाम्पल था। इस ऐसी ही डेवलपिंग पर हमारे जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं साइंस पर सर्च कर रहे हैं, अभी भी ये लोग ऐसे ही सिस्टम को डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। 5th जनरेशन में हो सकता है कि हम यहीं पर जाकर शायद रुकें, इस तरीके से हो सकता है हमारे 5th जनरेशन का हैप्पी एंडिंग हो। तो इस तरीके से 5th जनरेशन हमारा ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जनरेशन है, जिसके हमारे पास अगर कंप्यूटर की बात करें जनरेशन की तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सभी सिस्टम हम इस जनरेशन में यूज़ करते हैं। इस तरह से हम लोग फिनिश करते हैं अपनी जनरेशन को। जनरेशन के बाद हमारा जानना ये ज़रूरी है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ये एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ के बेस पर बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। अब जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ में हमारे वो सिस्टम आते हैं जो हमारी जो फिज़िकल यूनिट होती है, जैसे हमारा प्रेशर हो गया, हमारी लेंथ हो गई, या इन सब चीज़ों को माप कर मेज़रमेंट करके इन सबको ये हमें डिजिट्स में प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर है वो किसी भी यूनिट को अगर मेज़रमेंट करता है तो उसको हमें जब डिस्प्ले कराता है तो वो किसी डिजिट्स में हमें बताए, जिससे कि हम समझ सके कि एक्चुअल में क्या उसकी लिमिट्स या उसकी लेंथ या जो भी हम मेज़रमेंट कर रहे हैं वो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें हम तो किसी पेट्रोल पंप पर लगा हुआ हमारा एनालॉग कंप्यूटर, वो पंप से जो भी पेट्रोल निकलता है उसको मेज़रमेंट करता है कि कितने लीटर है, क्या है, उसके बाद वो हमें लीटर में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। इस तरह से हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स है, जैसे हमारा थर्मोमीटर, हम फीवर जब नापते हैं, जब मेज़रमेंट करते हैं उसका, तो हमें ये कैसे दिखाता है, ये हमारे टेम्परेचर को मेज़रमेंट करके हमें एनालॉग डिजिट्स में या हमें ये नंबर्स में दिखाता है। इसके अलावा हम लोग अपना वेट मेज़रमेंट करते हैं। बहुत सारी ऐसी अदर भी हमारे बाइक में लगा हुआ जो हमें स्पीड बताता है मीटर, ये सब हमारे एनालॉग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर वो सिस्टम है जो 0 और 1 मीन्स हमारी बाइनरी नंबर पर बेस्ड होकर के प्रोसेस करते हैं। और ये सिस्टम हमारे इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर हमारे जो
घरों के बजट हो गए, या इसके अलावा हमारे जो मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं वो सब अपना डेटा मेंटेन करने के लिए, या इस तरीके से जो जो भी काम होता है, बहुत सारे ऑफिस होते हैं वो सब लोग अपना डेटा मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो वो सब डिजिटल कंप्यूटर का काम होता है। डिजिटल कंप्यूटर एक स्मार्टफोन को भी हम कह सकते हैं, या लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, ये सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर जिस पे हम लोग कई तरीके का काम कर सकते हैं। एनालॉग में हमारा डेटा फिक्स्ड है, वो उसको एक टास्क दे दिया गया है कि वो इस टास्क को ही समझ सकता है, तो वो उतना ही सेंस कर सकेगा। अब ये नहीं कि हम थर्मोमीटर से चाहे तो वेट नाप लें, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर हमारा बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर उसमें एफिशिएंसी है तो हो सकता है वो सेंस करके, जैसे हमारा फ़ोन डिजिटल कंप्यूटर क्यों है, क्योंकि ये सेंस करके हमें ये भी बता देता है कि हमारी एयर कितनी प्योर है। इस तरह से हमारे डिजिटल कंप्यूटर मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम इसमें हमारे पास डिजिटल एंड एनालॉग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि एनालॉग सिस्टम हमारा मेजरमेंट करके हमें बताएगा, फिर हमें डिजिटल फॉर्म में वो चीज़ डिस्प्ले कराएगा, जिससे हम एग्जैक्टली जान सकते हैं कि हमारा जो भी मेजरमेंट है उसके साथ में क्या हो रहा है, वो कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, या कब उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल होना बहुत ही फ़ायदेमंद हो गया। जैसे कि किसी भी हमारे पेशेंट का चेकअप करना है, कुछ भी है, उसका फीवर ही मेज़र करना है, तो इन सबको वो तुरंत बताएगा कि कब वो कितना बढ़ रहा है, कब वो कितना घट रहा है, जिससे कि उसका इलाज करना बहुत ही ईजी हो जाता है। एयरप्लेन्स में हॉस्पिटल के अलावा हमारे जो साइंटिस्ट हैं साइंटिफिक रीज़न के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे। ऐसे ही पेट्रोल पंप में, इसमें भी हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल दोनों का मिक्स इस्तेमाल होने लगा है। या हमारी कार में लगा हुआ जो मीटर मिलता है हमें, अब इन सब में भी हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल होने लगा है। अब बात करेंगे अगर हम साइज के बेसिस पे, तो साइज के बेसिस पे हमारे सिस्टम को भी डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला हमारा है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ये बाकी सभी सीरीज से हमारे बहुत ही बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की एफिशिएंसी के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज को स्टोर करने के लायक होता है। इसके अलावा ये बहुत ही तेज़ स्पीड का होता है। इसमें बहुत सारे सीपीयू एक साथ काम करते हैं, पैरेलल सीरीज में काम करते हैं, जिसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर नॉन वन ह्यूमन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड तैयार किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में हमारे कई सारे एएलयू एंड सीपीयू जो कि एक ही सिस्टम का पार्ट होते हैं। इसके अलावा एएलयू एक किसी फिक्स्ड वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एएलयू एक पैरेलल प्रोसेस भी करता है। सुपर कंप्यूटर का यूज़ काफ़ी बड़े साइंटिस्ट या हमारे जो सर्च करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, ये सब लोग अलग अलग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्पेस में भेजना, या स्पेस में होने वाली जानकारियों को काउंट करना, या जो कुछ भी है वहाँ के प्रोसेस को समझना, इन सब का काम हमारा सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। भारत में परम नाम का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ, और भारत का बनाया हुआ सबसे पहला कंप्यूटर भी परम ही है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही डेवलप किया था, और इसका पूरा नाम परम 10,000 है। इसके अलावा बहुत और भी सुपर कंप्यूटर है, जैसे क्रे इसके अलावा XMP24 या NEC 500, ये सब भी हमारे सुपर कंप्यूटर के ही एग्जांपल्स हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला जो है, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो रॉजर क्रे के द्वारा बनाया गया था। अब बात करेंगे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम ये साइज़ में छोटे होते हैं, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड या डेटा को प्रोसेस करने की एफिशिएंसी होती है, इसलिए इनका यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हमारी जो कंपनियां होती है, बैंक होते हैं, या हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटर हमारे जो 24 आवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स में सैकड़ों यूजर्स हमारे एक साथ काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक नेटवर्क या एक माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। इन कंप्यूटर्स का यूज़ जो है बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए, बहुत सारे अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कह सकते हैं कि हमारा कोई
मॉल है उसमें हमारी जो भी उसका हमारा उस मॉल का जो भी डेटा होगा पूरा, कौन कौन सी शॉप है, कौन सी शॉप का क्या परफॉर्म है या फिर क्या डेटा है, सब उसका स्टोरेज जो है सब इस सिस्टम में एक साथ स्टोर करना पॉसिबल होता है। या बिल बनाना हो गया, या नोटिस सेंड करना हो गया, या बहुत सारे हमारे टैक्स होते हैं उनकी डिटेलिंग करना, ये सब हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम्स पर ही वर्क होते हैं। इसमें जैसे अगर कुछ नाम की बात करें तो IBM 4381 या ICL 39 सीरीज़ या CDC साइबर सीरीज़, ये सभी हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये हमारा 1970 में जो है डेवलप किया गया कंप्यूटर था। इसका डेवलप जो है माइक्रो प्रोसेसर के साथ मिल करके काम करने को बहुत ही आसान करने के लिए उसी समय डेवलप करने पर काम किया गया था। मीन्स कि जो हमारा ये माइक्रो कंप्यूटर था, इसको उस समय इसलिए डेवलप किया गया था माइक्रो प्रोसेसर के साथ मिल करके ये काम कर सके। माइक्रो कंप्यूटर्स को एक ही डेस्क पर या हमारे किसी एक ब्रीफ केस में भी रखा जा सकता था। ये कंप्यूटर्स हमारे PCB कहलाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का जो बिजनेस में इस्तेमाल है ये बहुत ही बड़ा है। कोई भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सभी बिजनेस में सारे हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली की डिटेल रखने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अकाउंटिंग में इनका इस्तेमाल होता है, वर्ड प्रोसेसिंग में, और हमारी जो डेटा हैंडलिंग होती है इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही CPU होता है। आजकल हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का एक नोटबुक या फिर फ़ोन के साइज़ में, और यहाँ तक कि अब तो ये घड़ी में भी मिलने लग गए। इस तरीके से हमारे माइक्रो कंप्यूटर भी मार्केट में अब इस्तेमाल होने लग गए। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टडी की कि हमारी जो सिस्टम की जनरेशन है वो कैसे कैसे डेवलप हुई, किस जनरेशन में हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, फिर हमारे जो सिस्टम थे उसका साइज़ के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, उसके काम के बेस पे कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।